कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है रूपेश। ये मोदी जी ने क्यों कहा था कि आप अपना एक पाँव भारत में ज़रूर रख दीजिए। जब वो निखिल कामत के साथ इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने गौर से सुना होगा, क्योंकि मोदी जी ने एकदम जोर डाल के बोला था कि जितनी जल्दी हो सके आप अपना एक पाँव भारत में रख ही दीजिए। अब एक पाँव रखने का मतलब ये नहीं है कि आप वापस आ जाओ या आप या पूरा पैकिंग कर लो। एक पाँव रखने का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके जितने भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स है, वो पूरा भारत में ट्रांसफ़र कर दी जितनी जल्दी हो सके। क्योंकि वेस्ट में समस्याएं हो, अगर आपको लगे तो आप भारत में रिवर्स माइग्रेट भी कर लीजिए, आप भारत में वापस आ जाइए, चूँकि आप ही का घर है। तो कुछ तो वजह होगी, क्योंकि मोदी जी को क्या है ना, ये प्रेजेंट नहीं, मोदी जी को फ्यूचर दिखता है। कभी आप गौर से देखिएगा, मोदी जी जो बोलते हैं वो आज के लिए उनकी बातों का सारा भविष्य के लिए निकालिए। जैसे अभी उन्होंने बोला था कि भारत ये इसी क्वार्टर में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इसी क्वार्टर में अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी भारत का ग्रोथ तो 6 से 7% ही है। इस क्वार्टर में तो नियर टू इम्पॉसिबल है। तो उसका दो ही कारण होगा। इधर या तो डॉलर की वैल्यू डाउन हो जाएगी, डिवैल्यू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली भारत थर्ड इकोनॉमी बनेगा। नहीं तो हम लोगों को 30-35% के रेट से ग्रोथ करना पड़ेगा हर एक मंथ में। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब दूसरा ही चीज़ होगा। और देखिए, उनके जेब पे सरस्वती भी बैठती है। आज से 5 साल पहले ही बोले थे कि 2025 में भारत तीसरी इकोनॉमी बनेगा। सबको फेथ ही नहीं हुआ कि ऐसा पॉसिबल कैसे है। लेकिन अब जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात जो उसको मिलाने की कोशिश करती है वही हो गया। अब अभी भी उम्मीद नहीं थी। अगर ये ग्रोथ रेट अगर सब चीज़ नॉर्मल हो तो भारत 2027 से पहले थर्ड इकोनॉमी बन ही नहीं सकता है। उसके लिए एक ही कंडीशन है कि डॉलर अगर डिवैल्यू होगी तो ऑटोमेटिकली भारत थर्ड बन जाएगी, और वही होना ही है। और इसीलिए क्या है ना कि जो मोदी जी ये भी बोले थे कि आप एक पाँव भारत में रखिए। मतलब वेस्ट में, यूएसए में, P5 में समस्याएं होने वाली हैं। अभी अगर आप डाटा देखिएगा तो 1929 में यही हुआ था। अब अभी सपोज हिटलर ने उस समय क्या किया था, हिटलर ने वही किया था कि जो वैसे थोड़ी कि पहले ही कैंप खोल दिया कि भैया आज और नाजी को मारेंगे। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तो यही किया कि स्टार्टिंग में बोला कि मेक जर्मनी ग्रेट अगेन। जैसे अभी ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मांगा है, उसी तरह से मेक जर्मनी ग्रेट अगेन ही बोला था। और उसके बाद क्या किया, वाइट सुपरमेसी किया। अभी भी वाइट सुपरमेसी, डोनाल्ड ट्रंप का बात एक बात गौर करिएगा, वाइट सुपरमेसी है, क्रिश्चियन कंट्री है, वही चीज़ बोलना है ना। तीसरा क्या है ना कि टारगेटिंग द प्रेस किया। अब प्रेस तो वैसे भी बिका हुआ है, तो उसको टारगेट करे ना करे फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन टारगेट तो कम्प्लीटली कर ही रहे हैं। दूसरा क्या है कि ब्लेमिंग इमाइग्रांट्स। हिटलर ने वही किया था कि जितने बाहर से लोग हैं, मोस्टली जूइश यहूदी लोग, कि पूरा ब्लेम फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो भी परेशानी थी वो क्यों हुआ, हिटलर के हिसाब से यहूदी के कारण हुआ। तो अगर उसने पूरा का पूरा ब्लेम डाला कि वो यहूदी के कारण हुआ, तो अभी भी तो वही कहा जा रहा है कि अभी जो परेशानी है किसके कारण हुआ, इंडियन के कारण हुआ। अगर आप मागा वोटर देखिए और अमेरिका में देखिए तो आपको चाइनीज़ को टारगेट थोड़ी किया जा रहा है। सीधी सीधी बात है, सिर्फ इंडियन को ही टारगेट किया जा रहा है। हर एक वीक में इंडियन मारे जा रहे हैं, तो 2-4 किसी न किसी कारण से। जब आप ऊपर से हिट पहुंचाओगे तो नीचे तो रिपल इफेक्ट तो पड़ेगा ना, ट्रिकल इफेक्ट ही उसका होता है। अगर हम ऊपर में अगर कोई प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति ऐसे बोलेंगे तो बहुत सारे सिरफिरे तो घूमते ही रहते हैं, वो तो करेंगे इस तरह की चीज़ें। तीसरा क्या है ना कि उसने हिटलर ने क्या किया, क्रिएटिंग इनेमी फ्रॉम बिहेवियर, मतलब अपने पड़ोस से इकोनॉमी क्रिएट कर देना। यही है वहाँ पे भी, यूएसए में देखिए। अब ये तुम्हारी इनेमी है, इसके कारण तुम्हारी समस्याएं ज़्यादा है, ये जो परेशानी है सब इंडियन के कारण हो रही है।
तो अभी तो चल ही रही है वाइट सुपरमेसी, क्रिश्चियन नेशन, इनेमी कौन है तो इंडियन इनेमी है। उसके कारण हमारे इकोनॉमी रसातल में गया गए। पीटर नवारो को आप देख लीजिए, वो तो ऐसा बंदा है कि सुबह में सो के उठता है और पानी पीता है और पहले दो चार गाली इंडिया को देता है, जबकि उसने अपनी इकोनॉमी को खुद उसने ही ख़राब किया। अब किसने बोला था आपको $16 ट्रिलियन छापने के लिए ये 8-10 साल में? आप छापोगे तो इन्फ्लेशन वो तो आपका ये था कि रिजर्व करेंसी था, आरसी था, तो आपने इतना छाप दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो होगा ही। आपने अपनी करेंसी को बर्बाद कर लिया, आपने खुद ही किया, किसी और ने तो किया नहीं। आप उसके बाद आप हर कंट्री पे बैन ही लगाओगे, सैंक्शन ही लगाओगे, तो अब क्या उम्मीद करते हैं? आपकी करेंसी को लोग छोड़ के ही जाएगा। ये इतना प्रिंट कर लिए हैं, सैंक्शन लगा दिए, तो उसका इम्पैक्ट वही है। और आप दूसरे पे ब्लेम करो कि इंडिया के चक्कर में हुआ, उसके चक्कर में हुआ, ब्रिक्स के चक्कर में हुआ, ये सब बकवास चीज़ें हैं। तीसरा क्या है ना कि हिटलर ने किया था, जो पॉइंट्स अगर आप नोट डाउन करें तो उसने क्या किया था ना कि स्टकिंग फियर ऑफ आउटसाइडर से फियर हटाना, जो भैया इसके चक्कर में हमारी परेशानी है। उसके बाद अब देखिएगा तो हिटलर ने भी LGBT पे बैन लगा दिया था, कम्प्लीटली बैन, क्योंकि उस समय ये हाल था कि जर्मनी में लोग फ्रॉक पहन के घूमते थे, क्योंकि वो इस तरह से वोक हो गया था कल्चर सोसाइटी में कि लोग फ्रॉक पहन के घूमते थे। अब हिटलर ने अब वही चीज़ 1929 में जो सीक्वेंस शुरू हुआ है, मेक जर्मनी ग्रेट अगेन, वाइट सुपरमेसी, बैनिंग बुक्स, टारगेटिंग द प्रेस, ब्लेमिंग द ज्यूइश, यहूदी लोगों पे ब्लेम करना, क्रिएटिंग इनेमी फ्रॉम बिहेवियर्स, डिफंक्टिंग द आर्ट्स, स्टॉकिंग द फियर ऑफ आउटसाइडर। तो इस टाइप के जितने भी समस्या था वो तो शुरुआत वहीं से हुआ है। और फिर रिलीजन को सबसे आगे रख देना। तो अगर आप क्या है ना, अगर आप बहुत परेशान होंगे तो क्या करोगे? रिलीजन ही आगे आएगा। हालांकि हमारा धर्म अलग है उसके रिलीजन से, बिल्कुल नहीं। हम उस तरह की वन बुक थ्योरी में फेथ नहीं करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से तो वही है चीज़ें, तो सेम चीज़ें है। तो इससे बेहतर है कि आप जितनी जल्दी वहाँ से निकलिए, है ना, कि घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। तो अब घर आ जाइए, क्योंकि अब इसके सिवा आपके पास भी ऑप्शंस नहीं है। अभी अगर आप डाटा देखिएगा तो डाटा देखिए कि गोल्ड का प्राइस आप स्टार्टिंग से देख लीजिए 1934 या 1936 से गोल्ड इस लेवल में कभी जंप नहीं किया है। गोल्ड हमेशा क्या होना, इन्फ्लेशन को काटने के लिए था कि इन्फ्लेशन जितना था तो गोल्ड उसको ओवरलैप। अब देखिए कि हर साल सपोज अब 1995 में गोल्ड की वैल्यू अगर 4000 थी तो 1996 में कितना होगा? 4400 होगा, 4500 होगा या 4800 होगा। ऐसा नहीं था कि वो 10,000 हो गया। लेकिन आप देखिएगा कि मेरी भांजी की शादी हुई थी लास्ट ईयर, और उस समय लास्ट ईयर हमने 58,000 में गोल्ड लिया था। और अभी आप देखिएगा तो अभी गोल्ड की प्राइस कितनी चली गई है? 1,13, 1,17, 1,15 ऐसे कूद रहा है। और ये इतना है, मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं 1,5 के आसपास न चला जाए, और वो चला जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गोल्ड, ऐसा नहीं कि डिमांड और सप्लाई का हिसाब किताब है। क्योंकि अभी करेंसी डॉलर हटेगी तो किसी न किसी चीज़ से तो बैकिंग करना पड़ेगा आपको। अब बीच में जैसे हमको रशियन आप रूबल में और INR में कुछ करना है, तो आप किसको आप एज ए पॉइंट्स बनाओगे? अभी डॉलर है तो उसके थ्रू हम लोग रुपी को और रूबल को भी काउंट कर लेते हैं। तो गोल्ड आएगा, नहीं तो किसी न किसी के से तो पेक करनी पड़ेगी ना, चाहे गोल्ड हो या जो मिनरल्स हो, सिल्वर है, प्लेटिनम है, या जो भी है, कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा फेथ किस पे है? गोल्ड पे। रियल मनी तो गोल्ड ही है, और रियल मनी तो कुछ है नहीं, सिर्फ गोल्ड ही है। आप ऐसे मानिए कि हमारे अगर देवता को देखिएगा तो हमारे देवता क्या करते हैं ना, एक हाथ में शस्त्र होता है। मतलब शस्त्र मतलब
एक्सटर्नल इनेमी को फाइट करने के लिए। एक में होता है शास्त्र, मतलब इंटरनल चीज़ों से फाइट करने के लिए, जो आपके मन के अंदर है, जो परेशानी है उसको शुद्ध करिए, उससे फाइट करिए, उससे लड़िए। तीसरा क्या होता है ना कि सर पे क्या है, गोल्ड। तो मतलब गोल्ड ही सब चीज़ है। गोल्ड, अगर आप गोल्ड के सिवा कुछ है नहीं है। अगर पैसा तो गोल्ड ही है। मतलब अगर आपको दुनिया में है चीज़ें, तो रियल मनी ऐसा होता तो पैसे होते, चाहे पैसे के प्रिंट के रूप में होते, फ़ोटो में या कुछ और, लेकिन नहीं, वो मुकुट में गोल्ड होता है। इवन लक्ष्मी जी भी अपने हाथ से क्या निकालती रहती है, सिक्का। मतलब पैसा, मतलब पैसा नहीं, सिक्का। सिक्का वो भी ऐसा नहीं कि ये सिक्का, वो सोने का सिक्का। तो इट मीन्स रियल मनी गोल्ड ही है। तो इसलिए हर एक जो रिजर्व बैंक है, जो पूरी दुनिया में जितने भी रिजर्व बैंक है, सबके सब गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। अब गोल्ड इकट्ठा करेंगे, पिक करना है सबको, तो प्राइस तो भागनी ही है। नहीं तो ऐसे थोड़ी प्राइस भागता है कि एक साल में 2 गुना से भी ऊपर चला जाए। क्योंकि पहले आज तक ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मैं कल डाटा देख रहा था, मैं इसमें डाटा लगा दूंगा, क्योंकि वो जो पूरे गोल्ड का जो डाटा है, मतलब 100 साल का, आप हर एक साल का डाटा देख सकते हैं। क्योंकि वो एकदम से ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े बड़े हैं, 15%, 10%, 12% ऐसे। और अभी तो 1-1.5 साल में तो 2 गुना हो गया। तो दोस्तों, अगर आप देखिएगा तो मोदी जी यही बोले थे कि आप आइए, घर आ जाइए, क्योंकि इसके सिवा अब आपका कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 कॉन्सुलेटेड ऑफिसेस खोला है पूरे अमेरिका में। वो इसलिए थोड़ी खोला है कि अब जाकर के वहाँ पे मिलिट्री हम कुछ कर देंगे, कुछ परेशानी होगा तो नहीं। आपको वहाँ से भागने का, वहाँ भागना ही चाहिए, वहाँ से निकलने का एक साधन आपके पास रहेगा कि आपके नियर में ही ऑफिसेस है, जाइए आप वहाँ से इंडिया के लिए प्रस्थान कर जाइए और अपने घर आ जाइए। और जितना भी ये चीज़ें हैं, वो एज ए इंडिया को बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। चूँकि वो तो अच्छे ब्रेन भी है। अगर वेल्थ के हिसाब से भी देखा जाए तो बुरे नहीं हैं। यहाँ पे आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। अभी तो जोहो के चेयरमैन वैम्बू जी भी बोल रहे हैं कि आप अमेरिका में जो इतनी परेशानी झेल के रहना है, तो आप इंडिया में ही आ जाइए। और ये जो सारा इन्वायरमेंट भी आपके हक में ही है। चाहे वो भारत में भी आपको लोग बुला ही रहे हैं, और अमेरिका में तो आपके पीछे लाठी पड़ रही है। तो आप आइए, यहाँ पे कुछ ना कुछ करिए। और बहुत सारे स्टार्टअप यहाँ पे, गूगल बनाइए, माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, हाँ, अमेजन बनाइए, जो बनाना है बनाइए, आप आइए पहले, है ना। तो मोदी जी की बात पे टेक केयर करिए। ऐसा ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए, कि जो कि हीना पिक्चर का जो गाना है ना, देर ना हो जाए कभी देर ना हो जाए, तो उससे पहले आप आ जाइए। हाँ, आपकी क्या राय है दोस्तों इस पे? ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।